पर अटैक किया। और सर, अभी अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया है, क्या कहेंगे आप? इसलिए देखिए, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसे कन्फ्लिक्ट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो होती है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी सर। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। तो हम्म। ये सब चीजें जो है ये कन्फ्लिक्ट में अपनाई जाती हैं। ईरान जो है वो दावा कर रहा है कि उन्होंने मिसाइल्स से इब्राहिम लिंकन को हिट किया है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एक कैरियर बैटल ग्रुप के शेप में समंदर में होता है। इसके इर्द गिर्द और बहुत से शिप होते हैं और सबमरीन भी होती हैं, हम्म। जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो कि एक बहुत बड़ा एसेट होता है, इसको प्रोटेक्शन देते हैं। और आप देखिए कि अमेरिका ने भी इसको खारिज कर दिया है। जब तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं आते तो ये कहना, तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो वॉरफेयर चल रही है ईरान की तरफ से, ये इसको वैसे ही लेना जी चाहिए। सर, अब मैं आना चाहूंगी इन तमाम विश्लेषण पर, जहां पर ये दावे किए जा रहे हैं सर कि ईरान के द्वारा जो अटैक्स है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं सर, कोरिया के द्वारा जो तमाम दावे किए जा रहे हैं परीक्षण के, वो क्या जमीनी स्तर पर सच है या केवल अभी दिखावे का दौर जारी है? क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, इसको ये कहना कि ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन हो रही है ये कमजोर होती जा रही है, ये सच नहीं है। हाँ। इनफैक्ट ये एस्केलेट होती जा रही है। ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये ईरान ने इसको एक हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कर दिया है कि जो ईरान के इर्द गिर्द में कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट है और भी, जैसे जी। अजरबैजान है, साइप्रस तक उन्होंने कोशिश की है। टर्की ने भी क्लेम किया था कि कुछ ड्रोन उस तरफ आए थे। तो इसको उन्होंने एस्केलेट कर दिया है। और ईरान जो है वो ऐसे ये कहना कि उन्होंने इसको कम कर दिया, ये सही नहीं है। ईरान ने इसको और ज्यादा एस्केलेट किया हुआ है। सॉरी सर, आपसे मैं एक और बाबत जानकारी चाहूंगी। अगर बात की जाए ईरान की, सर ये कहा जा रहा है कि ईरान में क्षमता है, अगर पूरी दुनिया में ईरान को अगर कम आंका जा रहा है, क्योंकि देखिए पहले तो खामेनेई का खात्मा हो गया और ये कहा जा रहा था कि अगर खामेनेई का खात्मा अमेरिका और इजराइल मिलकर कर देते हैं उसके बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा। ईरान अब भी घुटनों पर नहीं आया है और तमाम यहाँ गल्फ कंट्रीज पर भी अटैक जारी है। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं सर कि ये जो युद्ध है और लंबा खिंच सकता है? अमेरिका के दावे भी फेल हो जाएंगे कि केवल 4 हफ्तों तक ये और एक्सटेंड करेगा सर? देखिए, इसको ये स्पेकुलेट करना कि युद्ध कब तक चलता रहेगा ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है कि हाँ। ये युद्ध अभी चलता रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो ईरान है, ईरान जो है, आप देखिए वो बहुत ही, जो उनका इस टाइम मोराल है वो बहुत हाई है। हालांकि उनके पास, उनको काफी हिट्स हुए हैं, लेकिन जो ईरान के लोग हैं वो बहुत नेशनलिस्ट हैं और वो मार्टेडम में भी बिलीव करते हैं। अमेरिका जो है, आप देखिए कि जो उनके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो काफी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपस में मेल ही नहीं खाती। उन्होंने कहा था कि वो रजीम चेंज करना चाहते थे। रजीम चेंज से उन्होंने पूरा गोल पोस्ट जो है वो शिफ्ट कर दिया। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है अभी चलता रहेगा मेरे व्यू से। और जब तक कि डिप्लोमेसी के चैनल्स के ओर से कुछ इन आपस में बातचीत कोई हो, विकल्प तैयार नहीं किया तब जाता है। तक जी। तब तक ये एस्केलेशन जारी रहेगी। लेकिन सर हमने ये देखा, अगर रशिया यूक्रेन की बात कर लेते हैं, अगर बात की जाए कि कौन से वो तमाम दो देश हैं जो यहां पर इन सालों में लड़ते नजर आए, तो ये तो रशिया और यूक्रेन है। अब यूक्रेन भी तो कमजोर है ना, लेकिन यूक्रेन तब भी इस जंग में फाइट बैक कर रहा है। हम क्या माने सर कि ईरान भी उसी तरीके से फाइट बैक करेगा? और अगर मिसाइल्स की बात करें, ईरान तो इसी में हामी भर रहा है कि हमारी मिसाइल ही काफी है। आप मानते हैं कि रशिया यूक्रेन जैसे लंबा एक्सटेंडेड युद्ध हुआ वो देखने को पूरी दुनिया में मिलेगा? देखिए, इसको रशिया और यूक्रेन के युद्ध के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। हाँ। क्योंकि रशिया ने भी जब यूक्रेन पे अटैक किया था तो सारे यही कह रहे थे कि 4 या 5 दिन के अंदर ये कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन होते होते अभी उसको सालों हो गए हैं। वहां पे जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि यूक्रेन को काफी सपोर्ट मिला, अमेरिका से मिला, यूरोपियन कंट्री से मिला, नेटो से मिला। वो उनको वेपन्स सप्लाई होते रहे, ये डिफेंस सिस्टम सप्लाई होते रहे, जिसकी वजह से यूक्रेन इस युद्ध को आगे तक सस्टेन कर पा रहा है अभी तक। लेकिन ईरान का जहां तक का ताल्लुक है, ईरान इस टाइम अकेला खड़ा है। हालांकि रशिया और चाइना ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन वो किस हद तक आगे आके ईरान के साथ लड़ेंगे ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। और ईरान के लिए इस युद्ध को
यूक्रेन की तरह सस्टेन करना, सालों तक से सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। मतलब सर आपका साफ सीधी बात है कि रशिया और यूक्रेन से कंपेयर ना की जाए तो बेहतर है, कि यहां पर मामला कुछ और है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर ईरान की अब सत्ता की सर बात कर लेते हैं, आपको क्या लग रहा है अब जो रिजीम चेंज है, क्या ये अमेरिका के वजह से, यहां पर क्या अमेरिका जो कहेगा वही होगा, या ईरान अब टोटली इस वॉर पे शामिल हो गया है कि ठीक है अमेरिका की तरफ से अटैक्स तो होंगे लेकिन अब सत्ता के बाबत मुंहतोड़ जवाब इजराइल और अमेरिका को देगा ईरान? क्या लग रहा है? देखिए, जहां तक रजीम चेंज का सवाल है, ईरान किसी भी हालत में ये एक्सेप्ट करने वाला नहीं है कि कोई और आके वहां पे उनको रूल करे। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सुबह स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि उनको भी ये मंजूर नहीं है कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है ईरान में से, उसमें से कोई भी रूल करे। और वो ये कहते हैं कि ईरान में जो रूल करेगा वो उनका आदमी होगा। तो आप देखिए, ईरान जो है वो ऐसी किसी चीज को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक भी उन्होंने इसकी अमेरिका की जो कंडीशंस थे न्यूक्लियर एसेट्स को लेके, तो या वेपन्स को लेके या मिसाइल प्रोग्राम को लेके, उन्होंने कोई उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और आगे से भी ईरान कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। वो इस युद्ध को आखिर दम तक लड़ता रहेगा। मतलब साफ सीधी बात है सर कि ईरान की ताकतों का ये परीक्षण जो चल रहा है पूरे तमाम दुनिया के देशों में, और अगर बात की जाए ईरान का साथ भी कोई देश देता नजर नहीं आ रहा है। आप क्या मानते हैं सर, अगर रशिया की बात करें तो रशिया की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो निंदा की जा रही है अमेरिका की, अब क्या आपको लगता है कि ये फ्रंट वॉर में तब्दील होगा, रशिया वर्सेस अमेरिका होगा, या आप मानते हैं ये बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं है? नहीं नहीं, ये रशिया वर्सेस अमेरिका नहीं होगा। रशिया स्टेटमेंट्स देता रहेगा, रशिया डिप्लोमेसी की बात करता रहेगा। हम्म। और आगे जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा कन्फ्लिक्ट, तो रशिया जो है वो हो सकता है ईरान की कुछ मदद करे हम्म। बाय गिविंग एयर डिफेंस सिस्टम्स या वेपन्स। पर रशिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो अमेरिका के साथ नहीं होने वाला है। मतलब रशिया इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन रशिया का दिखाई नहीं देगा। सर मैं आपसे अब गल्फ के देशों पर बात करना चाहूंगी। अगर बात की जाए गल्फ देशों की तो देखिए उनके द्वारा तमाम यही बयान किए जा रहे हैं कि हम शांति प्रिय देश हैं, हमें कोई युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो उन्हें उन पर दबाव बनाया गया, जबरदस्ती युद्ध में खींचा गया, तो ऐसे में उनकी भी एक अलग तैयारी होगी, अब दिखाई देगी। अब जब युद्ध में उन्हें तब्दील कर ही दिया गया है देशों की शांति प्रिय होने के बावजूद भी, तो क्या अब ईरान से लोहा लेते नजर आएंगे? क्या लगता है सर? देखिए, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जहां जहां पे अमेरिका के बेसेस हैं, हाँ। जिस कंट्री में भी अमेरिका के बेसेस हैं या एसेट्स हैं, तो वहां पर ईरान तो अटैक करेगा ही करेगा। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान ये कह रहा है कि मैं किसी कंट्री पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेरिकन एसेट्स पे अटैक कर रहा हूँ। क्योंकि ईरान को ये भी अपने इसमें रखना है कि कल अगर कोई री आती हैं इन हाँ। कंट्रीज में अमेरिका से, तो वो वहां पे लैंड ना कर पाए, इसलिए वो एयर बेसिस को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम्म। तो जो कंट्रीज अफेक्टेड कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट में, वो अभी तक तो ज्यादा कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने भी इसमें रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा है नहीं। लेकिन सर एक बात तो और भी यहां पर प्रकाश डालने वाली है ना, कि अगर बात की जाए इजराइल ने हमास को तबाह करने की पूरी जो ठानी थी, अभी भी हमास तबाह नहीं हुआ है। हम क्या ये माने कि किसी भी देश पर अटैक करने से, उसके रिजीम को चेंज करने से आपका पूरा आधिपत्य नहीं होता है? आप देख लीजिए सर, ताजा एग्जांपल इसका यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर है, इसके साथ इजराइल के द्वारा जो तमाम अटैक्स किए गए। हम क्या ये माने कि अभी ईरान में हो सकता है कि रणनीतिक तौर पर कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो? आपको क्या लगता है ये होता नजर आएगा, या दिन प्रतिदिन ईरान कमजोर होता चला जाएगा? नहीं, देखिए, ईरान जो है उनके पास जो उनकी कमांड है, उन्होंने अपना बड़ा अच्छा सिस्टम बना के रखा है कि अगर हाँ। कहीं जो उनकी कमांड है वो हिट होती है, तो उनके और 31 जगह पे स्टेट्स में उनके अलग अलग किस्म की कमांड बना के रखी है, ताकि वो खुद ये युद्ध लड़ सके। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, हम्म। ईरान के लिए ये युद्ध सस्टेन करना इतना सिंपल नहीं है। उनके जितने भी वेपन्स हैं, बेसिकली मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं, वो किस हद तक उनके पास
एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन और सर आप ये दावे देखिए तो कि फेल हो गए ना सर। सॉरी सर, मैं अगर जी ये आपसे पूछना चाहूं, अगर बात की जाए, ईरान की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सबसे खतरनाक हमने अभी मिसाइल का प्रयोग किया ही नहीं है, और ये तमाम नाम सामने है। अगर बात की जाए शायद ड्रोन्स की भी बात सामने आ रही है, लेकिन सर कुछ अफेक्ट होता तो नजर नहीं आया। बहुत ज्यादा कहां अफेक्ट नहीं हुआ इसराइल में और अमेरिका में? तो क्या हम नहीं, ये आप माने देखिए, जो तमाम दावे थे फेल हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि ईरान जो कह रहा है, ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो बड़ी डिफरेंट किस्म की मिसाइल्स हैं उनके पास। हाँ। क्षमता भी है उनके पास अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स भी हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर जो है हमेशा कंट्रीज यूज करते हैं। हो सकता है ईरान भी साइकोलॉजिकल वारफेयर यूज कर रहा हो और कह रहा हो कि अभी उनके पास बहुत क्षमता बाकी है। और देखिए, उन्होंने भी काफी डिस्ट्रक्शन की है इसराइल में। मैं अभी कुछ रिपोर्ट देख रहा था, जो इसराइल में लोग हैं वो शेल्टर्स में रह रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन के जो शेल्टर्स हैं वहां पे रह रहे हैं, हम्म। क्योंकि हर तरह अफरा तफरी तो फैली हुई है। इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो भी सकते हैं या हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट किस्म की मिसाइल्स आती है। और एक मिसाइल में कई वॉरेट्स भी होते हैं। तो ईरान जो है अभी अपनी कैपेबिलिटी है उसके पास जो है, वो ये बता रहा है कि वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। हम्म। लेकिन सर अगर हम बात करें तमाम देशों की, आपको क्या लगता है कौन से वे देश हैं? क्या चाइना है, क्या रशिया है, क्या यहां पर कोरिया है, जो युद्ध की स्थिति में अमेरिका और इजराइल से लोहा लेने में सबसे सक्षम है? व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस, व्हेन इट कम्स टू लाइक कि आप कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं, अगर आप वैसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें फिर क्या होगा कि इट विल टर्न इनटू ए वर्ल्ड वॉर। क्योंकि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया अगर वहां से आ जाते हैं, यहाँ पे अमेरिका है, उसके साथ इसराइल है, फिर नेटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो ये ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो और ये डी एस्केलेट हो जाए, क्योंकि इसके जो देखिए इफेक्ट है वो पूरे ग्लोब में पड़ रहे हैं। जी। इस टाइम पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अफेक्ट होती जा रही है। हम्म। और हॉर्मोन स्टेट जो है अभी आप देख ही रहे हैं, वहाँ का कई 100 से ज्यादा शिप जो है वो वहाँ पे स्टक हुए हैं। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं, वो बैकडोर चैनल जिसको हम कहते हैं, वहां से कुछ डिस्कशन शुरू हो जानी चाहिए, बात शुरू हो जानी चाहिए। हर कंट्री अपना इसमें योगदान दे सकती है। और अमेरिका और इसराइल पे ये थोड़ा प्रेशर कहिए आप, या उनको कह सकते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट को आप यहाँ पे खत्म कीजिए और टेबल पे आके बातचीत हो सकती है। सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही इस चर्चा के बीच में, आपने कहा कि साइकोलॉजिकल वार चल रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहां पर बात की जाए सर, तो जितने हमले होने थे, जितनी क्षति होनी थी तेहरान की, वो हो गई, अमेरिकी दूतावास की भी हो गई, इजराइल की भी क्षति हो गई। अब क्या आप मानते हैं कि अब दुनिया साइकोलॉजिकल वॉर देखेगी, या ये ऑपरेशन में भी दिखाई देगा? क्योंकि क्षमताएं तो तीनों देशों की कम हो रही हैं, शक्तियां कम हो रही हैं, आपके मिसाइल्स कम हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही अमेरिका के, इसराइल के और बाकी देशों के जो वेपन्स हैं वो एग्जॉस्ट होते जाएंगे, तो जो कन्फ्लिक्ट है हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम होता जाए। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स अमेरिका से आई हुई हैं, जो कि उनके प्रेसिडेंट खुद, वो जो मैंने पहले भी कहा है कि वो एक जो वर्ड यूज करते हैं, वो कंट्री की बात छोड़ो तो वो आए करके कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं देखूंगा कि वो मर जाए। तो इस किस्म के जो अल्फाज वो यूज करते हैं, उससे ये लगता है कि कुछ हल जल्दी निकलने वाला नहीं। हम्म। और ये तो सर ये भी बात हो गई ना कि पूरे दुनिया के सामने आपकी क्या इमेज बन रही है। ईरान की अगर हम स्थिति की बात करें, कितनी चर्चाएं तेज हो रही थी, आपको याद भी होगा कि नहीं ईरान सक्षम है, ईरान यहाँ पर उनकी सैन्य यहाँ पर क्षमता अच्छी है, मिसाइल्स अच्छे हैं। लेकिन महज आज 7वां दिन है सर, और 7वें दिन में यहाँ पर धराशायी होता नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान तो यहाँ पर इसराइल और अमेरिका का नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसराइल का भी काफी नुकसान हुआ है। हम्म। अमेरिकन एसेट्स जो मिडिल ईस्ट में है उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब आप देखिए कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कई जगह जो ऑयल रिफाइनरीज है उन पर अटैक हुए हैं। तो बेसिक एम ईरान का यही है कि किसी तरीके से जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उसको आगे बढ़ा के जो कंट्री, बाकी कंट्रीज हैं, अमेरिका को थोड़ा प्रेशराइज करें कि इस कंफ्लिक्ट को थोड़ा कम करें या इस कंफ्लिक्ट को रोकें।
और इसराइल की सॉरी ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं वो हमको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थोड़ी देर के बाद वो जब एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो ईरान को भी काफी कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन जब ईरान की इंसान हिस्ट्री देखता है तो वो लोग जो है वो बड़े नेशनलिस्ट हैं और वो मार्टिर में बिलीव करते हैं, दे में फाइट टिल द लास्ट सोल्जर। मतलब आप मानते हैं कि जितना नुकसान पहुंचाना था ईरान को, जितनी कैपेसिटी उसकी थी, वो नुकसान पहुंचा चुका है, ईरान की बात करें। और अगर सर बात की जाए, अब इजराइल की बात कर लेते हैं। सर आपने देखा होगा कि इजराइल की तरफ से बयान दूसरा दिया गया और ट्रंप के द्वारा दूसरा बयान दिया गया। इजराइल ने पहले ये कहा था जब हमने खत्म कर दिया, यहाँ खामेनेई यहाँ मारे जा चुके हैं, तो हो सकता है हम युद्ध में जो है जो तब्दीली हम कर रहे हैं वो ना करें, हम अपने कदम पीछे हट रहे। और वही नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, अब नेतन्याहू के बयान के बाद ट्रंप का बयान सामने आ गया कि हम इस युद्ध को और खींचेंगे। आपको लगता है सर कि आगे चल के इन्हीं दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा? डू यू थिंक सो? नहीं, इन दोनों देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। जो पहला गोल या पहले ऑब्जेक्टिव्स इसराइल ने और अमेरिका ने सेट किए थे वो ये थे कि वो एक तो रजीम चेंज करेंगे और दूसरा जो इनकी कैपेबिलिटी है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको थोड़ा डिस्ट्रॉय करेंगे। तो वो जब इन्होंने देखा कि सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद भी कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ की डिस्पेंसेशन है अभी है, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया है नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन होगा। और जो लोग हैं, अमेरिका ने सोचा था कि ये सेंटिमेंट्स जो है जो लोगों ने दिखाए थे अगेंस्ट द रिजीम ऑफ खमेनी, शायद वो लोग आगे आके रिजीम चेंज में हेल्प करके कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से वहाँ पे कैजुअलिटीज हो रही हैं, सिविल कैजुअलिटीज हो रही हैं ईरान में, अब आप देखिए कि जो 87 सोल्जर्स की डेथ हुई है शिप के ऊपर, उनके बॉडी बैग्स जब वापस जाते हैं ईरान में तो लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो कुछ और हो जाएंगे। तो ये अभी स्थिति जो है बड़ी डेलिकेट है और बड़ी डिफिकल्ट है इस कंफ्लिक्ट की। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया सोढ़ी सर, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम विश्लेषण दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।